किशनगंज नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाँ, सरिता बहुत तेज प्यास लगी है। जरा एक लोटा पानी देना। लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, फिर मुझे काम पर भी जाना है। सरिता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। सरिता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है और मुझे सिर्फ एक मटका पानी चाहिए। अरे एक मटका चाहिए या दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। हा हा हा, ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर सरिता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों, इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? बोला जी, वहां बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थी। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहां कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। हाँ, और सरिता, तुम चिंता मत करना, हमारे दिन भी जल्दी ही बदलेंगे। अरे भाई हरीश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं? कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? भोला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह भोला ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ क्या बात है सेठ जी? हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन भोला, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद करेगा।
ठीक है भोला, तो तू कल से ही मेरे खेत में काम शुरू कर दे और जिस चीज की जरूरत हो घर पर आकर ले जाना। अगली सुबह ही भोला हरे भरे खेतों में जहां दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती हैं, वहां सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में जुट जाता है। उसने ठान लिया था कि वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगती है और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते, तो जिसे देख भोला और सरिता बहुत खुश होते हैं। भोला जी, आपकी मेहनत तो अब दिखने लगी है। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे निकल आए हैं। हाँ सरिता, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे सेठ हमें कितनी फसल देंगे? उन्होंने तो बोला है कि 1/4 हिस्सा हमें देंगे। अब देखो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। चलो घर चलते हैं, बाकी का काम कल करूंगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में भोला को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। भोला, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से यह नई मुसीबत। हाँ सरिता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लेकिन भोला, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं है। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसा मत बोलो सरिता, सेठ जी अच्छे इंसान हैं और हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। और देखो, बारिश भी रुक गई है। मैं अभी आता हूं। भोला बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ घर से बाहर निकलकर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आपने जो खेत जोतने के लिए दिया था, उसमें मैंने दिन रात करके बहुत अच्छी फसल उगाई थी। आपने तो देखा ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को घर में एक दाना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे भोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया और ऊपर से मैं तुझे फिर पैसे दूं। मैंने तुझे अपना खेत उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू क्या सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं? कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहां से। सेठ जी, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था,
कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा, यहां से निकल। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और भोला वहीं निराश खड़ा रहता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह थोड़ी देर उस सब्जी को देखता रहता है और फिर उसे लेकर घर चला जाता है। भोला, ये सब्जी कहाँ से लाए? ये तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि यह बस 2-3 दिन पुरानी है। ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं, कुछ तो सड़ भी रही है। भोला, सच्ची बताओ, ये सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची कुची चीजें थमा दी हैं? देखो सरिता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। सरिता भोला की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और सभी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। भोला जी, 3-4 दिन हो गए और आपको कोई काम नहीं मिला। देखो, अब तो बारिश भी थम चुकी है और मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। हम फिर से उस जमीन को अपने खून पसीने से सींचोगे। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। सुनीता, तुम तो जानती हो पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। भोला देने वाला तो ऊपर वाला है। वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही है सुनीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। भोला जी, यह दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। भोला सेठ के पास जमीन की बात करने के लिए जाता है और रास्ते में ही सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, बोलो क्या बात है? सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूं। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे भोला, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? ये मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। भोला, अब मैं वो जमीन तुझे खेती के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो जमीन मैंने इस सेठ को बेच दी है। ये पास के गांव के सरपंच है।
और इन्होंने हमारे गांव की बहुत सारी जमीन ले ली है। इसलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन भोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने जो इस सेठ से जमीन खरीदी है, वो मैं तुम्हें खेती के लिए देता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम उस जमीन पर अच्छी फसल उगाओगे। भोला को उस सरपंच की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। क्या हुआ भोला? क्या तुम मेरे खेत में काम नहीं करना चाहते? नहीं, सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भगवान किसी न किसी रूप में हम जैसे गरीब की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। और सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना खून पसीना एक करके उस खेत में काम करूंगा। आप बस देखते जाइए। भोला जमीन पाकर बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और दूसरी तरफ अरे सुनीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी, जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर? तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिराते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे, और हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, न तुझ जैसे गरीबों की, न ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर सुनीता अपने घर आ जाती है। तभी भोला भी घर आ जाता है। अरे सुनीता, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला जी, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। और उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हाँ सुनीता, बताओ ना। भोला, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा, और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहां से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो भोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुनीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूं। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह होते ही भोला जमीन पर सबसे पहले कुआं खोदने में लग जाता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद भोला कुआं तैयार कर लेता है और तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति सोहन ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। लेकिन समय ने फिर से खुद को दोहराया और अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और एक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे और जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। भोला के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था
दूसरी ओर सोहन के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सुनीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सोहन। मैंने सुनीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। सुनीता के पति भोला की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर सुनीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और सोहन दोनों भोला के घर जाते हैं, सुनीता और भोला से माफी मांगने के लिए। सुनीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं है। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत है, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छीन गए और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ सुनीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है, मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। सुनीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी। सेठ भी भोला की मेहनत और चतुराई देख बहुत खुश होता है और भोला को आधी जमीन दे देता है। और इस तरह भोला अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है,
कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा।
मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनिता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनिता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है। नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है,
बेटिया माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।